यह लड़का ईशान वास्तव में कुछ है। वह बहुत गर्व से 3 × 9 = 3 का जवाब देता है, जो अपनी कक्षा का इक्का की तरह एहसास देता है कि वह खतरनाक है। आपका जवाब क्या था? जो कि बहुत आसान लगता है। इतना ही नहीं, वह सभी विषयों पर 0 अंक लाता होता है। उसकी पुस्तक गलत उत्तरों से भरी होती है। वह स्कूल न जाने के लिए बीमार होने का दिखावा करता होता है और ट्रैक्टर को देखने के लिए आता होता है। अध्यापक उत्तर देने को कहती है, लेकिन वह एक शब्द नहीं कहता। वो गुस्सा होने वाली होती है। वह अजीब सा जवाब देता है, जिससे उसे अध्यापक को वास्तव में गुस्सा आ जाता है। बाहर जाओ, मेरी कक्षा से बाहर हो जाओ अभी। यहाँ तक कि उसको परीक्षा के अंक से छुटकारा दिला गया। शिक्षक इस लड़के को पसंद नहीं करते होते। वह हर किसी के लिए मूर्ख है, लेकिन उसका बड़ा भाई योहान बहुत बढ़िया शिष्य होता है। ईशान अपने भाई से चिंता होता है, क्योंकि हर कोई योहान के प्रति पक्ष में होता है। यहाँ तक कि माता पिता को आश्चर्य है, कैसे इसमें इतना महान अंतर हो सकता है? क्या बुरा है इसमें? ईशान पहले भी तो 2 बार एक ही पद दोहरा चुका है। जब उसके माता पिता को फोन किया, शिक्षक शिकायत करेंगे कि कोई भी उसे नहीं पढ़ा सकता। प्रधानाचार्य निर्दयता पूर्वक यह कहती है कि आपका बच्चा असामान्य है, उसे विकलांग बच्चों के स्कूल में ले जाओ। उसके पिता बहुत गुस्सा होते। कोई भी माता पिता ये सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके बच्चे को भौतिक रूप से कमजोर कहा जाए, इसलिए उनके पास उस स्कूल से बाहर करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। घर जाते समय उसकी माँ रो पड़ती है और खुद को उसे अच्छी तरह से शिक्षित न करने को दोषी मानने लगती है। पर पिता सोचते हैं कि उनका बेटा खुद भी बहुत आलसी है। अगर उसे ज्यादा सख्त माहौल में पढ़ाया जाए वो बदल जाएगा। उसके पिता ने तुरंत ही द मिलिट्री रन बोर्डिंग स्कूल से संपर्क किया। उन्होंने पूछ लिया कि क्या यह सीख सकता है। उसके पिता ने उसे चेतावनी भी दी, लोग उसे तब तक पीटेंगे जब तक वह उनकी बात नहीं मानेगा। लड़का डरा हुआ है, वो अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहता। वो रोता हुआ अपने पिता से भीख मांगता है, लेकिन उसके पिता ने अपना मन बना लिया होता है। वह सपना देखता है कि उसकी माँ भी उसे छोड़ देती है। जाकर वो रोने लगता है और अपनी माँ को बताता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे फरियाद करता है। वो बोर्डिंग स्कूल में जाने के अपने भाग्य को बदल नहीं सकता। यह एक नियमों से भरा स्कूल है। प्रपत्र शिक्षक उसके पिता को यह आश्वासन देते हैं कि चाहे वह कितना ही बिगड़ा हुआ, वो बस यहाँ रहते हुए बदल जाएगा, एक आज्ञाकारी बच्चे में। जब रात होती है तब वह बाथरूम में रो पड़ता है। उसे समझ में नहीं आता कि क्यों उसे यहाँ भेजा गया है। उसकी जिंदगी अब से पहले से ज्यादा बेहतर हो चुकी है। साहित्य के शिक्षक ने उससे कविता का अर्थ पूछा। वह अपनी राय बोलता है, पर बेताश बोलने पर डांट पड़ती है। कला कक्षा में शिक्षक की ओर चार्ट फेंकता है और उसे कड़ी सजा देता है। यहाँ तक कि फिजिकल एजुकेशन की कक्षा में भी उसे टीम गठन से बाहर घसीटा जाता है। उसकी नजरों से ब्लैक बोर्ड का हर अक्षर नाचता हुआ प्रतीत होता है, जो उसके मन को लगातार विचलित करता है। कोई भी उसकी पूजा को नहीं समझ सकता। वे जो कर सकते हैं वो उसे डांटते हैं। स्कूल के दबाव में होने के कोई सहानुभूति रखने वाला नहीं है। वह अंत में टूट पड़ता है, पढ़ाई से तंग आ गया होता है और खुद को सभी से अलग करना शुरू कर देता है। सोलोमन में एक कहानी है जो बताती है कि आदिवासी कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल लिए बिना पेड़ों को काटते हैं। वे पेड़ को घेर लेंगे और इसे बिना रुके डांटते हैं। जब तक कि वह पूरी तरह से मर नहीं जाता था। लड़की की स्थिति इस कहानी के समान है और वह खुद पेड़ है। हर रोज वह छत पर अकेला खड़ा रहता है, जो कि जमीन से बहुत ऊंची है। यह एक बहुत ही सख्त स्कूल होता है। अगर छात्र आज्ञा नहीं मानते हैं, उन स्कूल से मारा जाएगा, उनके चेहरे पर चौक फेंका जाएगा। वे कक्षा के दरवाजे पर घुटने टेकने के लिए भी बने हैं, जो मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। हालांकि एक दिन एक अजीब शिक्षक राम आ जाता है। लाल नाक, लूंग दांत, योगिनी कान। वह एक जोकर जैसे कपड़े पहनते हैं। वह कक्षा में भी जाते हैं। वह बांसुरी बजाते हैं, गाना गाते हैं और पूरी कक्षा को रिझाता है। सभी शिष्य उसे घेर लेते हैं। जब वो पढ़ाता है तो वह अपने छात्रों को एक जैसा विषय नहीं देता है। वो उन्हें एक सफेद कागज का टुकड़ा देता है और उन्हें बनाने को कहता है जो कुछ भी वे चाहते हैं। जब सभी ने बनाना शुरू कर दिया तो इस लड़के ने एक भी लाइन नहीं खींची। यह पता चलने के बाद शिक्षक उसकी शिकायत नहीं करता। चिंता मत करो, जल्द करने की कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि कक्षा के बाद वह अभी भी नहीं जानता कि क्या बनाना है। राम से उसका नाम पूछता है। वह एक शब्द भी नहीं कहता। सूर्यास्त पर ईशान झील के किनारे खड़ा होता है। वह अलग हो चुका है और कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि अब उसके माता पिता उसके पक्ष में रह सके, लेकिन उन्हें योहान की प्रतियोगिता देखनी है ताकि वह उसके पास न आ सके। एक दिन राम ने ईशान को कक्षा के दरवाजे पर घुटने टेकते हुए पाया। वह लड़की से पूछना चाहता है, पर ईशान उसे अनसुना कर देता है। इसलिए राम उसके सहपाठी से पूछता है कि वह इतना शर्मिला क्यों है। उसे बताया जाता है कि ईशान थोड़े समय के लिए यहाँ आया है। उसके अंक वास्तव में खराब है। गणित के 0 अंक है, साहित्य के 0 अंक है। उसका शब्द विन्यास बहुत कमजोर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे कोशिश करता है। वह पढ़ या लिख नहीं सकता। राम थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। उसे अचानक ही एहसास होता है। वह ईशान के अभ्यास के लिए दौड़ता है। अच्छे से जांच करने के बाद वह ईशान की गलतियों में एक नियम निकालता है। इसलिए वह ईशान के माता पिता को चर्चा के लिए फोन करने का फैसला करता है। उसके घर का दौरा करने के बाद शिक्षक ये पाता है कि वह न सिर्फ बना ही नहीं सकता बल्कि बहुत बुद्धिमान भी है। सब बुद्धिमान को मूर्ख समझा गया है। राम का हृदय टूट जाता है। हालांकि पिता यह सोचता रहा कि उसका बेटा सिर्फ आलसी है। 9 साल का बच्चा कैसे नहीं पढ़ सकता है। राम कहता है कि ईशान डिस्लेक्सिया के पीड़ित है। पिता को लगता है कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन लंबे समय के बाद भी वह पूरी तरह से राजी नहीं है। राम उसे खिलौने के बक्से पर पत्र पढ़ने के लिए कहते हैं। वह कहता है कि वह जापानी पढ़ना नहीं जानता। इसे पढ़ो ध्यान देकर। बिल्कुल भी नहीं, मैं उन्हें पढ़ सकता हूँ। तुम बहुत बुरे हो, तुम कोशिश भी नहीं करते। पता है, पिता अचानक एकदम चुप हो जाते हैं। ईशान की स्थिति को बदलने के लिए राम ने एक विशेष कक्षा का फैसला किया। वह अपने विद्यार्थियों को बनाने के लिए नहीं कहता, लेकिन इसके बजाय उन्हें एक कहानी बताता है। बार एक लड़का था जिसने महसूस किया था कि हर पत्र नृत्य कर रहा था, जैसे वह डिस्को पार्टी में था। उसे किताबें पढ़ने से नफरत थी। सभी ने उसे धमकाया हुआ था। यह सुनकर ईशान वास्तव में घबरा सा जाता है। वह सोचता है कि राम उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब राम ने दिखाया
है कि वह लड़का कौन था, तो वह आइंस्टाइन निकला। राम का कहना है कि बहुत से लोगों को युवा होने पर पढ़ना मुश्किल लगता था। वह उससे पूछता है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो दुनिया को बदल सकता है वो दुनिया को हमसे अलग तरीके से देखेंगे। जरूर उनके विचार अलग है और कोई उन्हें समझ नहीं सकता है। अंत में ईशान पहली बार मुस्कुराता है, तब से वो थोड़ा और सुखद महसूस करता है। स्कूल के बाद सभी को छोड़ने का इंतजार करते हुए राम ईशान को फोन करता है इससे बात करने के लिए। वह कहता है कि उसे भी अक्षरों को पढ़ना मुश्किल लगता था, उसको मूर्ख समझा जाता था, लेकिन अब वह एक शिक्षक बन गए हैं। ईशान की मदद करने के लिए उसके डिसलेक्सिया से राम प्रधानाचार्य से पूछने आता है अगर वह ईशान को अपनी कक्षा में पढ़ना और लिखना सिखा सकता है। वह ईशान को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे के लिए यह कितना बुरा है जब वह पढ़ नहीं सकता। उसे हमेशा एक मूर्ख समझा गया, हालांकि उसकी गलती नहीं। उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारा, धमकाया गया होता है, अलग कर दिया गया होता है, डांटा गया होता है। वह सब कुछ जो उसी उम्र में एक बच्चा करता है जैसा वह कर सकता है, उसके लिए पूरी तरह से मुश्किल है। उसने कितना कष्ट भेजा है, जैसा कि उसका आत्मविश्वास हर रोज नष्ट हुआ होगा। लेकिन वह काफी खुशकिस्मत है कि उसके पास एक शिक्षक है। उसका शिक्षक उस रेत पर लिखना सिखाता है, पेपर पर अक्षरों को आकार देने के लिए चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करता है, गणना के लिए सीटी का उपयोग करता है। राम के उपयुक्त शिक्षण विधि के बदौलत ईशान फिर से पढ़ने में रुचि रखने लगा है। ईशान को फिर से ड्राइंग बनाने के लिए राम ने सभी के लिए एक ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया होता है। एक दिन ईशान के पिता बात करने के लिए राम के पास आते हैं। उन्होंने कहा उन्हें डिसलेक्सिया के बारे में बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं, लेकिन उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा। यह पता चला कि वे चाहते हैं कि राम यह सोचे कि वह ईशान की परवाह करते हैं। किसी की देखभाल करना वास्तव में इसका क्या मतलब है। अगर आप ईशान की देखभाल करना चाहते हैं तो आपको न ही सिर्फ कुछ दस्तावेज ढूंढने होंगे बल्कि उसे भी तैयार करना होगा आप पर भरोसा करने के लिए। उसे लगना चाहिए कि आप उसे प्यार करते हैं। जिससे सुनकर पिता चुप हो जाता है। जब वह जा रहा होता है तो वह अपने बेवकूफ नाम के बेटे को देखता है जो पोस्टर को गंभीरता से पढ़ रहा होता है। अंत में एक सख्त पिता मदद नहीं कर सकता है लेकिन रो पड़ता है। वह घूमता है और निकल जाता है। प्रतियोगिता का दिन आ गया होता है, हालांकि सूरज अभी तक उगा नहीं होता। ईशान कपड़े पहन चुका होता है, वह चमड़े के जूते पहनता है, अपने बालों को बड़े अच्छे से ब्रश करता है। अतीत में वह हर चीज से डरता था, उसे कभी कुछ करने का मन नहीं करता था। हालांकि इस बार उसकी आशा को बनी होती है। वह खुद को आईने में एक मुस्कान देता है। वह झील के किनारे अकेला खड़ा है जैसे उसने हर रोज किया करता था। हालांकि वह उदास और असहाय लड़का नहीं रहा। अब ड्राइंग प्रतियोगिता में न केवल छात्र बल्कि सभी शिक्षक भी हिस्सा लेते हैं। ईशान अपनी ड्राइंग लेता है और पेड़ के नीचे बैठता है। वह कुछ ऐसा कर सकता है जिसे वह सबसे अधिक पसंद किया करता था। वह अपने पेंट ब्रश के साथ एक विविड पेंटिंग बनाना शुरू करता है। अपनी पेंटिंग को खत्म करते हुए ईशान इसे दिखाने के लिए राम के पास आता है, लेकिन राम की पेंटिंग को देखने के बाद वह बहुत कुछ होते हैं। वह बहुत छू जाता है। लड़के की रंग योजनाओं की प्रतिभा से राम भी चकित रह जाता है। प्रतियोगिता के अंत में ईशान को प्रथम पुरस्कार जीतने की घोषणा की जाती है। वह अब हर किसी की नजरों में मूर्ख नहीं रहा। वह एक सच्चा प्रतिभाशाली कलाकार है। इस समय वो उसकी मदद नहीं कर सकता। वह रो पड़ता है और राम के पास दौड़ता है। वे एक दूसरे को कस कर गले लगाते हैं। वास्तव में कोई भी तुरंत कुछ अच्छा करने की प्रतिभा के साथ पैदा नहीं होता। उनके आसपास के लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और उनके साथ सहयोग से रहना चाहिए ताकि उन्हें मजबूत बनाया जा सके।